लेकिन उसके बावजूद ये थंब टैग खाने के बाद भी उसे बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी। रात में रिची अपने फ्रेंड्स के साथ घर पर पार्टी करने के लिए आ जाता है। जाना तो हंटर को भी बाहर था, लेकिन तभी उसे बहुत ज्यादा पेट में दर्द होना शुरू हो गया। वो जब वॉशरूम में गई तो थंब टैग तो उसका बाहर निकल आया, लेकिन इस मरतबा थंब टैग की वजह से उसके जिस्म से बहुत ज्यादा ब्लड भी आया था। दर्द भी उसे बहुत ज्यादा हो रहा था। अब रिची भी उसे ढूंढते हुए रूम में आ गया, लेकिन रिची के आने से पहले ही उसने सारा ब्लड साफ कर दिया ताकि रिची को कुछ भी पता न चले। थोड़ी देर बाद यहाँ पर रिची का एक फ्रेंड आ जाता है। वो हंटर को मां बनने के लिए कंग्रेचुलेट करता है और फिर उससे शेयर भी करता है कि इस पार्टी में वो बहुत ही अकेला फील कर रहा है। वो हंटर से पूछता है, क्या मैं आपको गले लगा सकता हूँ? हंटर भी उसे गले लगा लेती है और यहाँ पे हमें फील होता है कि उस लड़के से ज्यादा हंटर उसे गले लगाना चाह रही थी अपना अकेलापन दूर करने के लिए। खैर वक्त गुजरता रहा और दिन ब दिन हम देखते रहे कि हंटर का बिहेवियर बहुत ज्यादा चेंज हो रहा था। वो ऐसी चीजें खाना शुरू कर चुकी थी जो आम लोग डाइजेस्ट ही नहीं कर पाते, जैसा कि सेल, बैटरी, पिन्स, सेफ्टी पिन्स और बहुत सी ऐसी चीजें जिन्हें वो बाद में अपने स्टूल पेस्ट से निकाल कर संभाल भी लेती थी और उन्हें ट्रॉफीज की तरह उसने सजा कर भी रखा हुआ था। अब कुछ दिन गुजर जाते हैं और हंटर को अपने रूटीन चेकअप के लिए हॉस्पिटल जाना पड़ता है, जहाँ पर जब डॉक्टर उसका अल्ट्रासाउंड कर रही होती हैं तो पता चलता है कि बेबी तो बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन हंटर की गट के अंदर बहुत ही अजीब किस्म का ऑब्जेक्ट है। ये देखते हुए डॉक्टर फौरन उसकी इमरजेंसी सर्जरी करने को कह देती हैं। हंटर की सर्जरी शुरू कर दी जाती है और एक के बाद एक उसके इंटेस्टाइन में से बहुत सारे अजीबोगरीब ऑब्जेक्ट निकलते हैं, जैसा कि सेफ्टी पिन्स, मार्बल बॉल्स और इस तरह की चीजें। सर्जरी के बाद डॉक्टर्स उसकी सिचुएशन पर बात करते हैं और डॉक्टर्स को ये पता चलता है कि हंटर एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से गुजर रही है, एक दिमागी बीमारी से गुजर रही है, जिसमें इंसान का दिल करता है ऐसी चीजें खाने का जो इंसान नहीं खा सकता। रिची ये सब सुनकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुका था। वो हंटर को घर लेकर आता है और हंटर को बहुत ज्यादा डांटता है। वो हंटर से ये सब कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। वो अब अपने रूम में से ऐसी सारी चीजें उठा लेता है जिनको खाया जा सकता था, लेकिन वो नहीं जानता था कि हंटर तो कुछ भी खा सकते हैं। खैर रिची जितना परेशान था, रिची के डैड उससे भी ज्यादा परेशान थे, क्योंकि उन्हें रिची के बेबी की टेंशन थी। इसलिए वो हंटर के लिए फौरन ही एक बहुत बड़े साइकियाट्रिस्ट को बुक कर लेते हैं। बातें करते हुए ये साइकियाट्रिस्ट हंटर से पूछती है कि तुम्हें क्या मिलता है ये सब कुछ खाकर। वो बताती है कि जब मैं ऐसी चीजों को अपने मुंह में रखती हूँ तो मुझे उनकी फीलिंग बहुत अच्छी लगती है, इन चीजों के टेक्सचर्स बहुत अच्छे लगते हैं अपने मुंह में। यहाँ पर साइकियाट्रिस्ट को अंदाजा हो जाता है कि उसने ये सब कुछ खाना अभी भी नहीं छोड़ा। ये बात वो रिची को बता देती है और रिची अब हंटर के लिए एक बॉडीगार्ड हायर कर लेता है जो 24 घंटे उसके साथ रहने वाला था, उस पर नजर रखने वाला था, ताकि हंटर कुछ ऊट पटांगा ना खा ले। और इस बॉडीगार्ड के आने से हंटर और भी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है, गुस्से में आ जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि गार्ड को भी हंटर की ये सारी हरकतें पसंद नहीं आ रही थी। वो हंटर से अजीब सा नाराज और उखड़ा उखड़ा रहता था, जो कि उसकी एक अपनी सोच थी। वो ये सोचता था कि इतने बड़े घर में हंटर रहती है, हर फैसिलिटी होने के बावजूद ऐसी क्या वजह हो सकती है कि उसे दिमागी बीमारी हो गई? क्या वो इतने बड़े घर में भी खुश नहीं रह सकती? खैर वो बॉडीगार्ड हर तरह से हंटर के ऊपर नजर रख रहा था, लेकिन हंटर फिर भी बाथरूम में छुपकर कुछ ना कुछ ऐसा खा ही लेती थी जो उसे नहीं खाना चाहिए। अब थोड़े दिन बाद रिची का बर्थडे आने वाला था। हंटर उसके लिए एक बहुत ही शानदार पार्टी अरेंज करती है और यहाँ पर वो बहुत खुशी से सबको मिल रही थी। हालांकि उसे लोगों से मिलना ज्यादा पसंद भी नहीं था, लेकिन आज उसके साथ और भी कुछ ज्यादा बुरा हो गया। सभी लोग उससे उसकी ये चीजें खाने वाली बीमारी के बारे में बात करने लगे।